हमने एक छोटा सा छात्रावास चालू किया जी उसमें 5 बच्चे और हम जी साथ साथ ही रहते, उसी में खाना बनाते, उसी में वो बच्चे पढ़ते। हमको लगा कि आंखों के क्षेत्र में काम किया जा सकता है जी जी और ये बड़ी अवस्था है। बाकी क्षेत्रों में गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है। जनजातीय क्षेत्र होने के नाते गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बजट जो है इस सारे एरिया में लगा है। निःशुल्क ऑपरेशन हम करते हैं, इसमें सरकार की सहायता भी लेते हैं और दानदाता भी हमको सहयोग करते हैं। ये लगभग 16,500 ऑपरेशन कर चुके, इसमें से 14,000 ऑपरेशन ऐसे जो हमने निःशुल्क किए। मानव स्वभाव है कि वो अच्छाई देर से ग्रहण करता है और बुराई जल्दी ग्रहण करता है। नमस्कार। आज बातचीत राजस्थान के उस अंचल से जुड़े सहज सरल व्यक्तित्व के धनी एक खास व्यक्तित्व की, जिन्होंने जनसेवा को अपने जीवन का मूल मंत्र माना और जनसेवा की बदौलत उन्होंने उस अंचल के लोगों का दिल जीता, वहाँ के लोगों की सेवा की, जिसकी बेहद आवश्यकता इस अंचल को थी। आज हम डूंगरपुर में है और डूंगरपुर अपनी कई खासियतों को अपने आप में समेटे हुए है। आदिवासी अंचल के तौर पर प्रसिद्ध यह वांगड़ क्षेत्र अपनी सहज सरल और सौम्य भाषागत शैली, यहाँ के सरल व्यक्तित्व के धनी लोगों के लिए बखूबी पहचाना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच यहाँ पनपता रहा है। ऐतिहासिक पौराणिक दृष्टि से भी वांगड़ क्षेत्र में डूंगरपुर का स्थान बेहद अहम रहा है। आज हमारे साथ हैं मूलचंद लोढ़ा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि एक बेहद कठिन काम है जनसेवा, लेकिन बहुत सहज सरल तरीके से आप इसमें जुटे रहे। ये एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान जो डेवलप हुआ है, जो न केवल शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में है, किस तरीके की ये यात्रा रही? शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? मैं सेवा भारती राजस्थान का संगठन मंत्री था जी जी। और सेवा भारती के माध्यम से सारे राजस्थान में काफ़ी प्रवास मैंने किया। प्रवास करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि भाई किसी एक स्थान पे अपन रहे और वहाँ कुछ किया जाए जिसका परिणाम समाज को मिलेगा। और फिर ये सोचा कि भाई परिणाम मिले पर क्षेत्र कौन सा हो। जी, बेहद ज़रूरी। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि भाई डूंगरपुर जिला, क्योंकि मैं पहले यहाँ RSS का प्रचार करा जी और 14 साल तक रहा जी, इसलिए मुझे लगा कि ये ज़िला काफ़ी अनुकूल है जी। और इसलिए फिर मैं और मेरे एक साथी है हरीश जी परमार जी उन दोनों ने यहाँ मजोला एक स्थान है पास में, जी जी तो वहाँ हमने एक छोटा सा छात्रावास चालू किया। जी उसमें 5 बच्चे और हम जी। साथ साथ ही रहते, उसी में खाना बनाते, उसी में वो बच्चे पढ़ते। और कब की बात है ये सर? ये 2000 की बात है। 2000 की बात है जी। तो फिर वहाँ जब हम रहने लगे और धीरे धीरे कई लोगों का सहयोग हमको मिला जी और उस गांव में जो है वहाँ सड़क नहीं थी जी। वो गांव काफ़ी अंदर था, सड़क नहीं थी तो माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी ने जी वो सड़क बनवा दी वहाँ। जी फिर वहाँ छोटे मिडिल स्कूल नहीं था, छोटा सा प्राइमरी स्कूल था। तो हमारे वो गुलाब चंद जी कटारिया शिक्षा मंत्री थे जी। उन्होंने, क्योंकि पहले से संबंध थे इसलिए हमने उनको आग्रह किया, उन्होंने वहाँ मिडिल स्कूल बना दिया। अरे वाह। हाँ, फिर हमारे वो मुंबई के शंकर भाई गहलोत हैं जी जो हमसे पहले से जुड़े हुए थे, जी उन्होंने वहाँ विवेकानंद जी की एक मूर्ति स्थापित कर दी जी और अनेक प्रकार के कार्यक्रम वहाँ भी होते रहे। जी इन कार्यक्रमों के कारण धीरे धीरे हमको लगा कि समाज का काफ़ी हमको सहयोग मिलने लगा। तो हम एक क्यों नहीं जो है एक छात्रावास स्थायी जो है जी हम बना दें। तो हमने ज़मीन ढूंढी, ज़मीन वहाँ मिली नहीं और गांव में गवर्नमेंट की ज़मीन तो बहुत थी पर लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। जी। तो ये पास ही का गांव जो है ये, तो
इस गांव में जो है यहाँ के जो सरपंच थे उन्होंने कहा कि ये संस्था ने मझोला में जब इतना विकास करवा दिया जी जी। तो हमारे गांव में आ जाओ आप, हम आपको जमीन दिलाने में सहयोग करेंगे। जनप्रतिनिधि के तौर पे सोच अच्छी भी लगी, क्योंकि आज जिस तरीके का हम देख रहे हैं यहाँ जो संस्थागत तौर पे काम हो रहा है, जनसेवा का काम हो रहा है, तो वागदरी का नाम एक अलग पहचान के तौर पे भी है। तो फिर उसके बाद सरपंच साहब के स्वीकृति के बाद क्या स्थिति रही, कैसा रहा? फिर हमने जब उन्होंने जमीन दिखाई, जमीन का भी बड़ खबर थी। जी अच्छा, इसके साथ ही हमको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जी दोबड़ा हवाई पट्टी है, जी वहाँ पर जो सरपंच थे सुरमाल जी, जी जी उन्होंने हमको 20 बीघा जमीन वहाँ देना, उनके गांव में देना तय किया। जी पर वो गांव काफ़ी दूर था, तो फिर हमारे जो संरक्षक थे शंकर सिंह जी सोलंकी, जी जी उनको हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि अपन और भी जगह देखें। तो ये ज़मीन जो है हमने देखी, पर ये ज़मीन काफ़ी विवादों में थी। जी हमको पता नहीं था कि ये विवादों में है, जी पर हम जब यहाँ आए तो वो विवाद सब अशिक्षा अज्ञानता के कारण लोग ये सोचने लगे कि हमारे गांव की ज़मीन जो है ये संस्था वाले कब्जा कर रहे हैं। जी जी। और फिर उन्होंने छोटे मोटे, जैसे सब जगह होता है, हाँ, ये स्वाभाविक है, एक छोटा विरोध होता छोटे मोटे विरोध भी किए, झगड़े भी किए, है। जी केस भी हुए। इसमें हमको गुलाब चंद जी कटारिया ने सहयोग किया वापस, काफ़ी सहयोग किया। और अब स्थिति मतलब सामान्य है। अब स्थिति बहुत अच्छी है। ये जागरण जनसेवा मंडल, जी, ये कैसे आप जुड़े उससे, या नाम रखा, किस तरीके से ये काम करता है? हाँ, जागरण जन सेवा मंडल की स्थापना अब हमारे जो मित्र हैं कुछ जी जयपुर में है, विमल कुमार जी चौड़िया, जी जी और उदयपुर में है वर्दी चंद जी राव। जी ये हम तीनों मिले और तीनों ने सोचा भाई कैसे करें इस, तो उन्होंने कहा भाई अपन एक संस्था बनाए और संस्था का रजिस्ट्रेशन करा दें। तो जागरण जन सेवा मंडल संस्था बनाई, उसके उद्देश्य बनाए मानव सेवा के ही, सब मानव सेवा के ही थे। वो उद्देश्य बनाए, फिर उद्देश्यों के आधार पे जो है संस्था 6 जून 2000 को मझोला में जो है उसका एक छोटा सा कार्यक्रम किया, और वहाँ हमने एक छात्रावास प्रारंभ किया, और ये संस्था चल निकली। तो शुरुआत तो बेहद सहज छोटे से तरीके से हुई, लेकिन उसके बाद कैसे जुड़े, जबकि एक स्कूल भी शुरू किया हुआ है आपने, जो यहाँ पे बोर्डिंग के लिहाज से भी है, साथ में एक अस्पताल भी है। तो सबसे पहले तो शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा के लिहाज से किस तरीके से श्री गोविंद गुरु विद्या निकेतन आपने स्थापित किया है, कैसे शिक्षा का माहौल है, कितने जो आवासीय स्कूल है ये, जी, किस तरीके से है शिक्षा? पहले छोटा सा एक विद्यालय प्रारंभ हुआ जी, लोकल जो गोविंद गुरु जो ये संत हुए उनके नाम पर इसका नाम रखा जी, और वो प्रारंभ में तो कम बच्चे थे जी, क्योंकि ये निःशुल्क था नहीं, जी, शुल्क से था। जी, जी, तो प्रारंभ में जो है वो विद्यालय प्रारंभ किया पहले से 5वीं तक, जी, और धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। जी, फिर जब विद्यालय चलने लगा तो कई तरह के लोग संपर्क में आए, जी, कई दानदाताओं को लगा कि ये बच्चे जो है इधर बैठ रहे उधर बैठ रहे, इससे अच्छा है कि इनका एक भवन बना दिया जाए। जी, तो ये मारवाड़ के सुथार समाज के लोग पहले से हमसे जुड़े हुए थे, जी, उन्होंने ये बिल्डिंग जो अभी आप देख रहे हैं, जी, ये बिल्डिंग 1 करोड़ रुपया लगा के उन्होंने काफ़ी अच्छी बिल्डिंग इन्होंने बना दी। हाँ नहीं, और ये बिल्डिंग इतनी अच्छी बनाई जी, कि जिले भर के लोग इसको देखने के लिए आते हैं। नहीं हमने भी देखा, बेहद अच्छा लगा। माँ सरस्वती की प्रतिमा शुरू में है और नीचे हॉल पूरा हाँ, एक जो प्राकृतिक माहौल मिलना चाहिए वो पूरा है, हवा भी है, और सबसे अच्छी लोगों की भावना इसमें समाहित है। तो क्योंकि ये अंचल ऐसा है जहाँ प्राथमिक शिक्षा सबसे बड़ी चुनौती है, जी, बच्चों को जोड़ना, हाँ। वो भी आवासीय में, उनके घर से लाना, तो कैसे चुनौतीपूर्ण क्या है कार्य ये? पर हमको क्या है कि कुछ कार्यकर्ता यहाँ के लोकल मिल गए, जी, जिसके कारण जो है लोगों को जोड़ना और लाना धीरे 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 प्रारंभ हो गया, जी, और धीरे धीरे काफ़ी लोग जुड़ गए। फिर क्योंकि मैं पूर्व में राष्ट्रीय जनसंघ संघ से, तो एक पूरा संपर्क, पूरा प्रचार समूह और साथी आपके साथ थे, तो बढ़िया संस्था का, संगठन का यदि आप जुड़े हुए हैं तो लाभ मिलता है। एक बड़ा नाम है। जब हम यहाँ पे आए तो हमने कहा आँखों का अस्पताल कहाँ है, तो हमें लगा कोई सरकारी अस्पताल होगा। यहाँ पर आए तो देखा कि जनसेवा का अस्पताल है,
क्या है आँखों का अस्पताल? इसमें आखिर ये पॉपुलैरिटी, एक गांव में कोई अस्पताल है जो पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है, क्या उसकी खासियत है? क्या करते हैं आप? ये जो आँखों का अस्पताल है, हमको लगा कि आँखों के क्षेत्र में काम किया जा सकता है। जी जी। और ये बड़ी अवस्था है। बाकी क्षेत्रों में गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है। जनजातीय क्षेत्र होने के नाते गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बजट जो है इस सारे एरिया में लगा है। तो उसमें हमारे से यहाँ देवल 2 किलोमीटर पे है, तो वो देवल में गवर्नमेंट के 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल और आयुर्वेद का हॉस्पिटल और अलग से। जी। तो गवर्नमेंट ने चिकित्सा की सुविधाएं तो की, पर एक विषय में जो है सुविधाएं नहीं थी। और आंखों का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें काम किया जा सकता था। तो हमारे को जो है प्रारंभ में पाली सेवा मंडल और भैरव नेत्र यज्ञ समिति, ये पाली की संस्था है, वो यहाँ आती थी, वो हमारे साथ कैंप लगाती थी। और भवन हमारा कोई नहीं था, तो हम कभी टेंट लगा के यहाँ ग्राउंड में पेशेंटों को सुलाते थे। फिर ये डॉक्टर साहब महेश जी शर्मा साहब ने हमको 10 लाख रुपए दिए, तो वो भवन बन गया। तो उसी भवन में जो है पेशेंटों को जो है ठहराते थे, सुलाते थे। तो इस बीच में राजमल जी जैन साहब जो भैरव नेत्र यज्ञ समिति विशलपुर के जो है संस्थापक थे, वो उनसे हमारा पहले से संपर्क था। तो उनको हमने निवेदन किया कि भाई साहब हम 2 कमरे का एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वो चुप रहे, फिर कहने लगे कि 2 कमरे का कोई हॉस्पिटल थोड़ा बनता है। बिल्कुल। हाँ, तो हमने कहा आपका ये कहना तो सही है कि 2 कमरे का हॉस्पिटल नहीं बनता है, पर न तो हमारे पास पैसा है, न हमारी ऐसी पहचान है कि लोग हमको पैसा दे दें। तो उन्होंने सहज भाव से कहा कि हॉस्पिटल मैं बनाऊंगा और सबसे पहले 31 लाख रुपए मैं दूंगा। अरे वाह, एक बड़ी राशि उस वक्त देना। हाँ जी, एक क्षेत्र में लिए। और ये और विशेष बात थी कि राजमल जी जैन साहब का जो इस एरिया से कोई लेना देना नहीं था, न उनका नाम यहाँ होना था, न प्रसिद्धि थी, पर उनके मन में एक सेवा का भाव था कि चलो ये जनजाति क्षेत्र में एक हॉस्पिटल अगर बन जाएगा तो ज़्यादा लोगों की सेवा हो सकेगी, जो आज दिख भी रहा है, जो आज दिख रहा है। तो किस तरह चिकित्सा व्यवस्था कैसे करते हैं लोग? रोजाना आते हैं, विशेष कैंप लगते हैं, क्या होता है? हाँ, वैसे पेशेंट रोज आते हैं। तो डॉक्टर को छोड़ के नेत्र सहायक और नीचे का जो स्टाफ है वो हमारा रोज रहता है। और इसमें 7 दिन हॉस्पिटल चलता है। इसमें हमने ये कर रखा कि स्टाफ को किसी भी दिन 7 दिन में जब चाहे छुट्टी ले ले, पर हॉस्पिटल 7 दिन चलेगा। हाँ, हॉस्पिटल 7 दिन चलता है। और उसमें जिनका ऑपरेशन अगर होना है, मोतियाबिंद एक ही क्षेत्र में काम करते हैं, मोतियाबिंद, तो जिनका ऑपरेशन होना है उनको तारीख दे देते हैं और निश्चित डॉक्टरों के साथ हमारा निश्चित समय तय हो जाता है। पेशेंट को तारीख दे रखी तो पेशेंट बड़ी संख्या में उस दिन आ जाते हैं और निःशुल्क ऑपरेशन हम करते हैं। इसमें सरकार की सहायता भी लेते हैं और दानदाता भी हमको सहयोग करते हैं। अच्छा, कितने ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं ऐसे? ये लगभग 16,500 ऑपरेशन कर चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, इसमें से 14,000 ऑपरेशन ऐसे जो हमने निःशुल्क किए। अरे हाँ, और करीब 350 के लगभग कैंप हम लगा चुके हैं। बहुत ही बड़ी। हाँ, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 3 जिले हैं हमारे हैं। इन 3 जिलों में हम काम कर रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा के अलावा भी कोई क्षेत्र है जहाँ आप काम कर रहे हैं? शिक्षा और चिकित्सा के अलावा तो ज़्यादा कोई काम नहीं कर रहे। हाँ, कोई नाम मात्र का हो तो भले ही, जैसे कोई वस्त्र वितरण है, कोई ऐसे। हाँ। अगर कोई जुड़ना चाहे, संस्था से सहयोग करना चाहे, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है? वैसे हमारी एक पत्रिका निकलती है छोटी सी, वो सारे देश में बेचते हैं और 10,500 प्रति है उसकी निकलती है। प्रतिमा? हाँ, प्रतिमा। अभी तो वो क्या कि उसका रजिस्ट्रेशन होना है, इसलिए अभी हम 500 प्रति निकाल रहे हैं, पर वो 10,500 प्रति निकालते हैं हम। और देश भर के पते हैं हमारे पास, तो हम हर माह की 5 तारीख को वो डाक से उसको भेज देते थे। चलो अच्छा है। क्योंकि अंचल आदिवासी है, थोड़ा सा शिक्षा का स्तर कम है,
हाँ। तो अपग्रेड शिक्षा उन्हें मिले, रोजगार परक भी मिले, इसके लिए भी क्या प्रयास करने की इच्छा है? वैसे हमारे जो ये मारवाड़ का सुथार समाज है, जी उनकी ऐसी कल्पना है कि एक छोटी ITI जी जी वो यहाँ स्थापित करेंगे वो, जी और लोगों को रोजगार सिखाएंगे। ये भी अच्छा काम है। हाँ। तो यहाँ ऐसी आबादी क्षेत्र कैसा है, यहाँ पे लोग संपर्क में कैसा है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जो घर हैं, एक एक दो दो घर दूर दूर बसे हुए हैं, तो यहाँ पर आने में सुविधा के लिहाज से कैसे है, क्या वाहन सुविधा स्कूल के लिए क्या है? आजकल क्या है कि आजकल लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी ठीक हुई है, जी इसलिए आप हर घर में एक मोटरसाइकिल जरूर मिलेगी आपको। बिल्कुल। और सरकार ने हर गांव में, हर फले में, हर पहाड़ पर जी सड़कें बना दी, ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना में। जी जी तो उसके प्रधानमंत्री कारण क्या सड़क हुआ, योजना। हाँ, जी जी उसके कारण क्या हुआ कि कई लोगों ने गांव में टेम्पो खरीद लिए, कई लोगों ने जीपें खरीद ली, तो आने जाने की बड़ी सुविधा है सब जगह। आने जाने की सुविधा होगी। हाँ। अब थोड़ा सा, क्योंकि आपके बारे में भी जान लेते हैं कि इतने दशक आपने पूरा जीवन इसमें लगा दिया तो अब इस स्तर पे आके क्या महसूस करते हैं, क्या कुछ बदलाव है समाज के लिहाज से, क्या होना चाहिए? मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई समाज में बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए तो पीढ़ियाँ लगनी चाहिए। जी जी कोई एक व्यक्ति के कारण नहीं होगा, क्योंकि मानव स्वभाव है कि वो अच्छाई देर से ग्रहण करता है जी और बुराई जल्दी ग्रहण करता है। इसलिए हमारे इस क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि शराब, हर छोटे से गांव में शराब की दुकान जरूर मिलेगी आपको। जी तो इसलिए बदलाव के लिए तो बड़ी संख्या में लोग लगे, और उनका जीवन भी हो जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, तब आ सकता है बदलाव। बहुत जरूरी है कि आगे भी चीजें चलती रहें। जी। इसके लिए क्या व्यवस्था की, क्योंकि संस्था का ढांचा तो खड़ा कर दिया, हाँ। लेकिन आगे भी वित्तीय जरूरतें पूरी होती रहे, एक जब नए लोग इससे जुड़े, हाँ। चीजें हमेशा ऐसी ही रहें, आगे बढ़ती रहे, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? वैसे हम काफ़ी नए लोगों को जोड़ते रहते हैं, जी और वर्ष में एक व्याख्यानमाला जो हम करते हैं, जी वो उसमें, और उस व्याख्यानमाला के बाद भी जी वो एक सारे जिले के करीब 150-200 ऐसे कार्यकर्ता है हमारे, जी जी अलग अलग गाँव में, अलग अलग। उनको बुलाते हैं हम। और वर्ष भर में जो है ये आँखों के कैंपों में भी वो सभी लोग हमको सहयोग करते हैं। जी तो उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के प्रति जिनकी सोच अलग है। हाँ सोच है, ऐसे लोग जुड़ते जाते हैं, और हम भी इसमें नए नए लोग जुड़ते चले जाते हैं। अभी जो हमारा ट्रस्ट मंडल है, वो उसकी भी योजना है कि कुछ आर्थिक दृष्टि से हम इस संस्था को स्वावलंबी बना दें। जी तो जैसे ये भोजनशाला है हमारी, जी तो ये भोजनशाला अब हमारी ऐसी स्वावलंबी होगी कि कल अगर मैं भी नहीं रहूँ, ये जो वर्तमान ट्रस्ट मंडल है ये नहीं रहेगा तो भी ये चलेगा। ऐसे ही हमारे आँखों का जो हॉस्पिटल है, हाँ उसके पीछे भी अगले साल हम एक बड़ी योजना बनाने वाले हैं, जी जिसमें करीब 2 करोड़ रुपया हम इकट्ठा करना चाहते हैं। इकट्ठा इसलिए करना चाहते हैं कि अभी हमारे पास इतना कोर्स नहीं है कि जिससे हम स्थायी डॉक्टर रख सकें, जी क्योंकि आजकल डॉक्टर की तनख्वाह इतनी अधिक है, 1.5 से 2 लाख रुपए में एक डॉक्टर मिलता है। जी इतना पैसा अभी हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम क्या है कि विजिटिंग डॉक्टर बुलाते रहते हैं जी जी कैंपों के लिए भी, जी। तो वो आते रहते हैं। तो और स्थायी तौर पर रहेगा, सुविधा मिलेगी। हाँ, कोई ऐसी इच्छा जो आपको लगता हो कि हाँ अब उसे भी पूरा करने के लिए काम करने की इच्छा है? वैसे अब मुझे तो ये लगता है कि भाई एक व्यक्ति के जीवन में जितना होना चाहिए उससे भगवान बहुत कुछ करवा दिया, बहुत कुछ। जी जी अब तो क्या नए नए लोग आए जी क्या, और समाज के प्रति समर्पित लोग आए, जी। वो चलाते रहे इस काम को। आपने पीढ़ियाँ देखी हैं, समाज धीरे धीरे बदल रहा है, शिक्षा पद्धति भी चेंज हो रही है, भाषागत जो बाधाएं थी वो भी टूट रही है। तो इस बदलाव के दौर में क्या कहते हैं, अगली पीढ़ी किस तरीके से चले? अगली पीढ़ी शिक्षित तो हो पर संस्कारित भी हो। समस्या आज देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि आज संस्कारित पीढ़ी जो है वो कम होती जा रही है। जी जी
जैसे किसी आदमी को चोरी करना, चोरी नहीं करना है ये भाव तो कम है उसमें, चोरी करना सरल मानता हूँ। इसलिए हमारे जिले में भी आप देखें तो अपराध बढ़ रहे हैं। क्या इन पे कंट्रोल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे लोढ़ा जी से, और मिड डे टॉक्स में बातचीत का सिलसिला ऐसी खास शख्सियतों से हमारा जारी रहता है। आज डूंगरपुर में है और एक हरितिमा की चादर ओढ़े हुए यह पूरा अंचल अपने आप में राजस्थान और राजस्थानियों के लिए गौरव और अस्मिता का क्षेत्र है। खासतौर पर इस अंचल में काम करने वाला हर व्यक्तित्व अपने आप में संस्था है, और वो एक अहम तौर पर शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम वागदरी में संस्था की ओर से किया गया है, ऐसे ही डूंगरपुर अंचल जो कि आदिवासी और पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, उसके विकास में भी इस तरह के व्यक्ति अपना अहम रोल निभा रहे हैं, जिससे पूरा राजस्थान और देश आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली खास शख्सियत के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।